बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। कहानी सुनने से पहले बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आप अच्छी अच्छी कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ, ख़तरनाक कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ इस चैनल पर सुन सकें। चलें कहानी शुरू करते हैं। लहलहाते खेतों के दरमियान वो एक खूबसूरत बंगला था। इस बंगले के मालिक का नाम सेठ शायाम था। सेठ शायाम फितरतन अच्छा इंसान ना था, जो कि औरतों पर बुरी नज़र रखता था। जब भी कोई औरत इसके बेडरूम में की जीनत बनती तो वो इसे कुचल मसल कर रख देता। गांव के लोगों को भी इसके करतूतों का इल्म था, मगर वो बेचारे गरीब लोग थे। गांव के लोग बारसूख सेठ शायाम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। गांव वालों के कुछ ना करने से सेठ का हौसला मज़ीद बढ़ता जा रहा था। वो पहले से ज़्यादा बेखूनी से मनमानियाँ करने लगा। सेठ शायाम ये भूल गया था कि खुदा की ज़ात भी ऊपर बैठी है, जो पहले तो ज़ालिमों को ढील देती है मगर फिर अचानक रस्सी खींच लेती है, जिससे वो जलील व ख्वार होकर दुनिया से चला जाता है। सेठ शायाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ शायाम अक्सर अपने बंगले में शराब व शबाब की महफिलें जमाया करता था। इस महफिल में इसके दोस्त भी मौजूद होते थे। एक मरतबा इस महफिल में जमाई तो इस एक अप्सरा जैसी खूबसूरत कम उम्र तवाफ को इनवाइट किया। इस वक्त की वो बहुत मशहूर और मारूफ थी। अपनी खूबसूरती और दिलरबाई में अपना सानी नहीं रखती थी। बड़े बड़े दिल फेंक दौलतमंद सेठों की ख्वाहिश होती थी कि वो इनकी महफिल की जीनत बने, मगर ऐसा नहीं होता था। वो सबसे ज़्यादा रकम देता, वो इसकी दावत कबूल कर लेती। इसने अपनी लुभाने वाली अदाओं से ना जाने कितनों को अपना असीर बना रखा था। इस दिलरुबा का नाम फूलवती था। सेठ शायाम के दिल में भी था कि वो भी फूलवती को अपने बेड की जीनत बनाए। इसी ख्याल को वो आज अमली जामा पहना रहा था। सेठ को इसके दोस्त नशे में चूर थे और फूलवती का होशरबार रक्स देख रहे थे। एक बोला, ऐसे नाचती है जैसे कोई अप्सरा फजाओं में रक्स कर रही हो। दूसरा बोला, बिजली की तरह तेज़ी से थरकता हुआ शरीर देखकर जी चाहता है बोटी बोटी कर दूं। तीसरा बोला, मगर अब तो बोटी बोटी शायाम करेगा। एक और नशे में चूर लड़खड़ाती ज़बान से बोला, मेरा बस चले तो मैं इसे दुनिया के किसी ऐसे कोने में ले जाऊं जहां के कोई और ना हो। सेठ शायाम बड़ी कातिल निगाहों से इसे देख रहा था। वो जल्द अज जल्द रक्स ख़त्म करा के अपनी प्यास बुझाना चाहता था। आखिर रक्स ख़त्म हो गया तो सेठ शायाम के दोस्तों ने तारीफ़ के पुल बांधने शुरू कर दिए। थोड़ी देर तक पीने पिलाने की महफिल जमी रही। इसके बाद सारे दोस्त चले गए। फूलवती सेठ शायाम के कमरे में दाखिल हुई। वो एक सोफे पर बैठा था। शराब से लबालब भरा गिलास इसके हाथ में था। सामने मेज़ पर एक बड़ा सा कटा हुआ आधा सेब पड़ा था। साथ ही साथ तेज़ धार बड़ी छुरी भी मौजूद थी। साइड में खूबसूरत डबल बेड भी मौजूद था, जिस पर ना जाने कितनी औरतों की इज्जत पामाल की गई थी अपनी हवस की तस्कीन के लिए। इस वक्त सेठ शायाम किसी भेड़िए की तरह नजर आ रहा था। फूलवती यह मंजर देखकर किसी बेयारो मददगार हिरनी की तरह सहम कर रह गई। वो तवाइफ ज़रूर थी, मगर किसी उम्र रसीदा और तजर्बाकार जैसी नहीं थी, बल्कि अपनी कम उम्री के बायस अभी तक मासूम थी। सेठ शायाम जैसे दरिंदा सिफ्त का तशद्दुद बशार करने के लिए अभी कतई सकत ना रखती थी, इसलिए वो डरी डरी नज़रों से सेठ की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ पंडित गोपाल काली माता के मंदिर में मौजूद था। मंदिर से थोड़ा फासले पर मौजूद सेठ शायाम के बंगले में होने वाले हल्ला गुल्ला अब सर्द पड़ गया था। आखिर सेठ शायाम अपनी दरिंदा सिफ्त आदतों से बाज नहीं आता, पंडित गोपाल ने सोचा। सेठ शायाम के दरिंदापन से पंडित ही क्या बल्कि सारा गांव वाकिफ था, मगर गांव वाले बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले, जबकि सेठ शायाम की थाने पुलिस में भी रसाई थी। पुलिस वाले खुलकर इसका साथ देते थे। कई मरतबा इसकी शिकायत थाने पहुंची, मगर शिकायत करने वाले को डांट डपट कर खामोश कर दिया जाता। पंडित ने कई बार मरतबा इशारे में इसको बहुत समझाया कि ऐसे कामों से दूर रहने की तलकीन भी की। भगवान और देवी देवताओं के
بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا کہا، مگر سیٹھ شیام تو پنڈت کی کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ مندر میں جو دان کرتا تھا اسے بھی روک لیا۔ کمرے میں بیٹھے سیٹھ شیام نے شرابی نگاہوں سے پھولوتی کو دیکھا۔ اس کے اندر کا بھیڑیا بیدار ہونے لگا۔ پھر اس نے شراب کا آخری بوٹ بھرا اور گلاس کو میز پر رکھ دیا۔ پھولوتی نے اسے دیکھا اور بولی، سیٹھ صاحب، میں زیادہ تشدد پسند نہیں ہوں، ہم آرام سے یہ رات گزار سکتے ہیں۔ مگر سیٹھ تو درندہ تھا، آرام کا لفظ تو اس نے جیسے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا اور نازک سی پھولوتی کو پکڑ کر بیڈ پر گرا لیا۔ گرنے سے پھولوتی کا پاؤں ٹیبل سے ٹکرایا اور ٹیبل کے ہلنے سے اس پر موجود چھری نیچے جا کر گری۔ چھری کے گرنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس کی جوتی پر جا کر گری اور اس کا نوکیلا چہرہ اوپر کی طرف اٹھ گیا۔ ادھر درندہ صفت سیٹھ کا درندہ پن شروع ہو چکا تھا۔ پھولوتی کے واسطے گڑگڑائیں التجائیں دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ پھولوتی درندہ اس کی پتیاں نوچنے لگا۔ وہ ریشم جیسا وجود رکھتی تھی۔ درندہ اس کے ریشم کو ادھیڑ کر چیرنے لگا۔ پھولوتی کی کرائیں نکل رہی تھی۔ وہ پھول مسلا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کیسے بھیڑیے بن جاتے ہیں، کسی کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے۔ محض انہیں اپنی ہوس پرستی عزیز ہوتی ہے، کسی کی آہ و بکا ان پر اثر نہیں کرتی۔ پھولوتی کی کرائیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی، مگر سیٹھ اسے کچلتا رہا، مسلتا رہا، بھیڑیے کی طرح بھنبوڑتا رہا، درندے کی طرح چیرتا رہا۔ آخر وہ بھی تھک گیا اور ہانپنے لگا تھا۔ آخر نشے سے چور اپنی ہوس کی تکمیل کے بعد وہ سو گیا۔ پھولوتی کافی وقت تک بے ہوش رہی۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی، درد کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار کرائیں نکلنے لگی۔ پھر وہ جیسے تیسے اٹھی اور نیک نظر اپنے وجود پر ڈالی تو اس وقت اس کو رون دیا گیا تھا۔ اچانک اسے چکر آ گیا اور وہ گر گئی۔ ایک کربناک اور فلکناک شگاف چیخ نے کمرے کو دہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ منہ کے بل گری تھی، کیونکہ وہ سیدھا چھری کے اوپر گری اور چھری سیدھی اس کے سینے میں گھس گئی تھی۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگی اور پھر اس کی آتما اس کا جسم چھوڑ کر الگ ہو گئی۔ پھولوتی اذیتناک موت سے ہمکنار ہو کر مر گئی، مگر سیٹھ کا مکافات عمل شروع ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ پنڈت گوپال کو بے چینی محسوس ہوئی، جیسے کوئی خطرہ منڈلا رہا ہو۔ پنڈت کو پرسرار علوم پر کافی دسترس حاصل تھا۔ اسیب، بھوت، چڑیل، کئی بھٹکی ہوئی آتمائیں بھی اس کے قبضے میں تھیں۔ اس طرح انہیں چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم ہو جاتا تھا، مگر آج اپنی بے چینی کی حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پنڈت کو شانتی نہیں مل رہی تھی، لہذا پنڈت اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ بہرحال اپنے مقصور رفتار سے رات آگے کو بڑھ رہی تھی۔ سیٹھ شیام اپنے بستر پر ننگ دھڑنگ آڑے ترچھے پڑا ہوا تھا۔ اچانک اس کمرے میں ایک ہیولا جیسے نمودار ہوا اور تیرتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پھولوتی کی قابل اعتراض اور قابل رحم لاش وہیں پڑی تھی۔ وہ ہیولا سیٹھ شیام کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد وہ ہیولا ایک ٹھوس وجود اختیار کر گیا۔ اس کی شکل بہت ہی بھیانک اور وحشتناک ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ دو ایسے انگارے سے دیکھنے لگے، پھر اچانک ان میں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ اس کے بعد اس کے ناخن لمبے ہو گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سیٹھ کی طرف بڑھائے اور اس کی گردن پکڑنا شروع کی۔ سیٹھ شیام کسمسایا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سامنے بھیانک شکل دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیولے نے اپنے نوکیلے ہاتھ سیٹھ شیام کی گردن میں پیوست کر دیے اور پھر سیٹھ کے نرخرے کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ سیٹھ کے منہ سے ایک طویل اور آخری چیخ نکلی۔ اس کی گردن سے بھل بھل خون کے فوارے کی طرح بستر کو رنگین کرنے لگا۔ پھر تڑپتے ہوئے سیٹھ نے آخری ہچکی لی اور بے سدھ ہو گیا۔ دوسری صبح سورج نکل آیا۔ سیٹھ شیام کے گھر کے ملازمین صفائی وغیرہ کرنے لگے۔ کافی وقت گزر گیا۔ سیٹھ کا اکلوتا بیٹا جاگا۔ وہ اپنے باپ کی طرح عیاش تھا۔ نت نئی لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بنانا اس کی بھی عادت تھی۔
बहरहाल सूरज आगे बढ़ने लगा, मगर सेठ श्याम अपने कमरे से बाहर ना निकला। इसके बेटे को परेशानी हुई। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो दंग रह गया। सामने इसके बाप की खून में लथपथ भरना लाश पड़ी थी और पास ही फूलवती भी भरना हालत में मरी हुई पड़ी थी। इसने आगे बढ़कर फूलवती की लाश को सीधा किया तो इसकी चीख मुंह में घुटकर रह गई। छुरी का पूरा फल, नोकीला वाला सिरा फूलवती के खूबसूरत नकृति सीने में पेवस्त था। बेटा ज़हीन था, समझ गया। बाप रात किस हालत में था, मगर इसकी मौत इसे हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि इस तरह बात फैल सकती थी और बदनामी भी हो सकती थी कि सेठ को किसी ने भयानक अंदाज में कत्ल कर दिया है। इसलिए इसने सेठ की लाश को उठवाया और अपने रस्म व रवाज के मुताबिक ठिकाने लगा दिया, जबकि फूलवती की लाश को बंगले के पीछे एक गड्ढा खुदवा कर इसमें दबवा दिया। शाम का वक्त था। पंडित काली माता के मंदिर में बैठा था। सेठ श्याम की मौत के बारे में इसे पता चल गया था। वो उलझन में था कि इतने खौफनाक अंदाज में कत्ल किसने इंतकाम लिया होगा, मगर किसने, यही सवाल पंडित को परेशान कर रहा था। खैर, रात आई और गुजर गई। सुबह के वक्त पंडित के एक चेले ने बताया कि सेठ श्याम के बेटे की भी मौत हो गई है, बल्कि बिल्कुल अपने बाप की तरह। और फिर एक दिन मजीद गुजरा। सेठ श्याम की बीवी की भी मौत बिल्कुल इसी तरह हुई। फिर इसकी बहू की भी इसी तरह चल बसी। बेदर पे कत्ल के वाक़यात ने जहां पंडित को उलझा दिया, वहीं सारे गांव वालों को भी परेशानी लाहक हो गई कि तीसरे दिन गांव का एक और आदमी भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। इसकी मौत भी इस तरह हुई कि गर्दन उधड़ी हुई थी। ये देखते हुए पंडित ने एक जाप शुरू कर दिया। कई दिन के मतवातिर जाप करने से पंडित को कामयाबी मिली। पंडित ने पूरे गांव में ऐलान करा दिया कि फ़लाँ दिन तमाम एलाने गांव फ़लाँ बड़े मैदान में जमा हो। मुकर्रर दिन जब मैदान में गांव के सारे अफराद जमा हो गए तो पंडित ने सबके सामने खड़े होकर कोई मंत्र पढ़ा तो अचानक गांव वाले चौंक पड़े, क्योंकि वहां फूलवती हाजिर हुई थी। पंडित ने गरज कर कहा, अब तो सारे गांव वालों को बता कि असल हकीकत क्या है और तेरे साथ क्या हुआ था। मैं सेठ श्याम का शिकार होकर मर गई थी, फूलवती लरसती हुई आवाज़ में बोली। सेठ श्याम ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। इसने मेरे साथ दरिंदों वाली हरकत की और मैं मर गई, मगर मुझे इंतकाम लेना था, इसलिए मैं सेठ श्याम को और इसके ख़ानदान को तबाह कर डाला। मेरा इंतकाम तो पूरा हो गया, मगर मुझे मर्द ज़ात से नफ़रत हो गई। मेरा इरादा था कि मैं हर मर्द को मार दूंगी, मगर पंडित जी ने मुझे रोक दिया। पंडित जी से मैं विनती करती हूँ कि बंगले के पीछे गड्ढा खुदवा कर मेरी लाश को निकलवा कर रस्म व रवाज के मुताबिक मेरा क्रियाक्रम कर दिया जाए। इस तरह मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से दूर चली जाएगी। फूलवती की लाश को बंगले के पीछे गड्ढा खोद कर निकाला गया और हिंदू रस्म व रवाज के मुताबिक इसे चिता के हवाले कर दिया गया। चिता जलने के बाद फूलवती का वजूद एक हेवला की शक्ल में नजर आया और वो अपना हाथ हिलाती हुई आसमान की वसतों में गायब हो गई।